नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे बीएड सेकेंड सेमेस्टर की अंकुरम क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपना भौतिक विज्ञान शिक्षण यानी पेडोलॉजी ऑफ फिजिकल साइंसेस के जो पिछला वीडियो लेके आए थे ऑप्शनल क्वेश्चंस की सीरीज का, उसमें हम आगे के जो क्वेश्चन आंसर हैं उसको करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना वीडियो। इसमें हमारा जो 31st क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 1 से लेकर 30 क्वेश्चन। यदि आपको देखना हो तो हमारे इसके पहले का जो हमने वीडियो भेजा है वो आप देख लीजिए, 1 से लेकर 30 तक के। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इन्हीं को हमने छांट छांट के बनाया है। तो शुरू करते हैं हम आप आज का अपना वीडियो। इसमें पहला 31st क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किस सन में प्रकाशित हुआ? तो पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा है 1908, तीसरा है 1910 और चौथा है 1900। और इसमें जो सही ऑप्शन है बगल में लिखा भी हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर 1 यानी ए 1905 है। नेक्स्ट हमारा 32 क्वेश्चन है, नंबर का क्वेश्चन है, पेंसिलिन की खोज 1928 में किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो इसमें जो सन है ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सन और उसके जो खोज करता है और क्या खोजा इन्होंने, ये बहुत कुछ पूछा जाता है। और भौतिक विज्ञान है तो इसमें ये सब चीजें ही आती हैं, इसीलिए हम ये क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है फेराडे, दूसरा है डार्विन, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और चौथा है लुइस पास्चर। तो जैसा कि हमारे बगल में उत्तर भी लिखा हुआ है कि इसका ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो हमारा 33 नंबर का क्वेश्चन है, 28 फरवरी 1953 को किन वैज्ञानिकों ने जैविक विज्ञान में डीएनए की संरचना की खोज एक इतिहास बना डाला था? तो इसमें हमारा जो पहला ऑप्शन है फ्लेमिंग है, दूसरा है वॉटसन और क्रिक, तीसरा है रॉबर्ट गैलो और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं तो सही आंसर नहीं है। इसमें जो हमारा बी नंबर का ऑप्शन है वॉटसन और क्रिक, ये ही सही ऑप्शन है। डीएनए की संरचना की खोज वॉटसन और क्रिक ने 28 फरवरी 1953 ईस्वी को की है। नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा जो क्वेश्चन है वो एक्सरे की खोज 1895 में किसके द्वारा की गई? तो अब देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है लॉटेजन है, वॉटसन है, डेनिस है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका जो ऑप्शन नंबर है वो डी नंबर सही है, मतलब इनमें से कोई भी नहीं है। लॉटसन, वॉटसन, डेनिस, इनमें से कोई नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 35 नंबर का क्वेश्चन है, क्वांटम सिद्धांत के लिए किस भौतिक शास्त्री को महत्वपूर्ण वैज्ञानिक माना गया है? तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक नंबर ए का ऑप्शन है हमारा डेनिस को, बी ऑप्शन है लॉटेजन को, सी ऑप्शन है रॉबर्ट गैलो को और फोर्थ ऑप्शन है क्रिक को। तो इसमें से जो सबसे सही ऑप्शन डेनिस है वो ए नंबर बिल्कुल सही है। तो क्वांटम थ्योरी डेनिस को माना गया है, भौतिक शास्त्री हुए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, एक वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति में विशेषताएं आवश्यक हैं, मतलब वैज्ञानिक साक्षर व्यक्ति यदि होगा तो उसमें कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो ए नंबर है वह व्यक्ति जो विज्ञान विषयों पर चर्चा करे, बी नंबर है वह व्यक्ति जो प्रश्नों को पहचान सके तथा समस्याओं को हल कर सके, और सी नंबर है पर्यावरणीय संबंधित विषयों पर निर्णय ले सके। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है, मतलब ये ए बी सी तीनों ही सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, तो छात्रों को विज्ञान विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके क्या कारण है? तो हम फिर से ए नंबर जो है वो छात्र सामाजिक वैज्ञानिक समस्याओं को समझकर उनका समाधान निकाल सकें। बी नंबर है छात्रों के मस्तिष्क को अंधविश्वासों से मुक्ति दिलाने के लिए होता है, और सी नंबर है छात्रों में तथ्यात्मक चिंतन पद्धति विकसित करने के लिए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, मतलब ए बी सी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, तो ये हमारा जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 38 नंबर का क्वेश्चन जो है वो है भौतिक विज्ञान शिक्षण के तथ्य हैं, वो क्या क्या तथ्य हैं? तो ए नंबर जो है हमारा कहता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना है, बी नंबर कहता है रोजाना की समस्याओं को हल करने के लिए
क्षमता विकसित करना है। सी नंबर कहता है अध्ययन करने, जांच करने और आविष्कार करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए, और डी कहता है ये सभी है। तो इसमें आप भी ये मानते होंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ये तीनों ही होने चाहिए भौतिक विज्ञान शिक्षण के लिए, यही इसका लक्ष्य है। अब 39 नंबर यदि देखें तो विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब गलत देखना है, मतलब सही नहीं, गलत। तो इसमें देखें तो विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, ये सही है। मतलब इसमें गलत छांटना है तो ये सही है। विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है, ये भी सही कहना है। विज्ञान तथ्य करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, ये भी बिल्कुल सही है। विज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है, ये भी सही है। अब डी ऑप्शन ही बचता है, वही देखते हैं। विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है ना, ये गलत है। हम घटनाएं नहीं देखते हैं, उसमें हम कुछ विशेष घटनाएं देखते हैं, तो ये सारी घटनाओं का नहीं देखता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो 40 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। तो ए नंबर का ऑप्शन जो है वो है उनमें समझ विकसित होना। बी नंबर का ऑप्शन है उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना। सी नंबर का ऑप्शन है उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना चाहिए। तो इसमें जो हमारा ए और बी है, साक्षरता कौशल से इसका कोई मतलब नहीं है, तो ए और बी ये दोनों सही हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, ए और बी दोनों सही है। अब नेक्स्ट चलते हैं, 41 क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। तो ए नंबर का है सर्पिल दृष्टिकोण, बी कहता है एकात्मक दृष्टिकोण, सी कहता है स्वनिर्देशित दृष्टिकोण, और डी कहता है इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा नंबर बी है यानी एकात्मक दृष्टिकोण, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो इसको हम लिख लेते हैं। अब 42 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। अब इसमें है और नहीं है, बहुत ज्यादा देखने वाले क्वेश्चन होते हैं ये, तो क्वेश्चन को हमेशा एग्जाम्स में बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए कि पूछा क्या जा रहा है। जल्दबाजी में उसका आंसर नहीं देना चाहिए, पहले क्वेश्चन को भली भांति समझिए, उसके बाद ही आंसर कीजिए। तो ए नंबर कहता है गोंद, बी कहता है पूर्वानुमान, सी कहता है विवरण, और डी कहता है निर्माण का स्पष्टीकरण। तो इसमें जो हमारा ए नंबर है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है इसके लिए, जो नहीं है। फिर यानी बी सी डी बिल्कुल सही हैं और ए गलत है, तो इसमें घटक नहीं है ये कहना था, तो ए नंबर को हमने चूज कर लिया है। अब हमारा जो 43 नंबर का क्वेश्चन है ये है बच्चों में समझ विकसित करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। तो ए कहता है वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, बी कहता है उन्हें प्रयोगों से दूर रखें, सी कहता है उन्हें सामाजिक गतिविधियों में व्यस्त रखें, और डी कहता है उन्हें सामाजिक गतिविधियों से दूर रखें। तो इसमें आप भी यदि देखेंगे तो इसमें जो ए नंबर है वैज्ञानिक प्रयोग करने में उनकी मदद करें, यही सबसे अच्छी विधि है बच्चों में समझ विकसित करने की, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारा है 44 नंबर का क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है क्या। तो ए ऑप्शन है ज्ञान समझ अनुप्रयोग, फिर बी है क्षमता प्रशंसा खाली समय का उपयोग, सी है कौशल रुचि अभिव्यक्ति, और डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें हम देखें तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्ञान उसकी समझ और उसके आधार पर अनुप्रयोग करना, ये है प्राथमिक स्तर पर वैज्ञानिक शिक्षण का उद्देश्य। नेक्स्ट देखें तो 45 नंबर का क्वेश्चन है, मिलर के अनुसार वैज्ञानिक साक्षरता के कितने भाग हैं। तो मिलर जी के अनुसार हमारा ऑप्शन यदि हम एक बार पढ़ देते हैं, ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो हमारा बी ऑप्शन यानी 3 है,
कि मिलर के अनुसार वैज्ञानिक साक्षरता के 3 भाग हैं, तो ये सही ऑप्शन है। हम नेक्स्ट देखते हैं। तो मिलर यानी 1983 में हुए हैं मिलर के अनुसार वैज्ञानिक साक्षरता के 3 भाग अब कौन कौन से हैं, ये भी ऑप्शन आ सकता है। तो इसमें ए ऑप्शन है विज्ञान मानक और उसकी विधियां, संज्ञानात्मक विज्ञान ज्ञान, वैज्ञानिक ज्ञान, सुव्यवस्थित विज्ञान के लिए प्रति अभिव्यक्ति, और डी ऑप्शन ये सभी। तो इसमें जो तीनों ही ए बी सी सही हैं, तो इसमें ये सभी बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट देखें तो वैज्ञानिक साक्षरता का विश्लेषण किया गया है किसके द्वारा, तो शैन 1935, मिलर 1983, मूर जो है वो है 1965, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सबसे सही ऑप्शन है वो शैन है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब जो इसमें हम देखेंगे ये 1975 लिखा हुआ है। अब इसमें देखेंगे 48 नंबर का क्वेश्चन क्या है, विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, तो ए है प्रयोगात्मक प्रयोगशीलता, बी है समयबद्धता, सी है उपयुक्तता, और डी है ये सभी। तो इसमें हमारा ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है, यानी प्रयोगशीलता भी होनी चाहिए, समयबद्धता भी होनी चाहिए, उपयुक्तता भी होनी चाहिए। तो विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण ये तीनों ही करते हैं, तो ये सभी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो 49 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है कि शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को लिखा है, कैसे लिखा गया है, तो ए ऑप्शन है बेंजामिन एन ब्लूम द्वारा, बी है पियाजे के द्वारा, सी है कोहलबर्ग के द्वारा, और डी है बी एफ स्किनर के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बेंजामिन एस ब्लूम इनके द्वारा किया गया है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन को हम टिक लगा लेते हैं। अब 50 नंबर का क्वेश्चन हमारा है कि प्रोफेसर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो ए है संज्ञानात्मक पक्ष, बी है भावात्मक पक्ष, सी है क्रियात्मक पक्ष, और डी है ये सभी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये सभी हैं। तो संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जो है प्रोफेसर ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को इन्हीं 3 भागों में विभाजित किया है। अब संप्रत्यय बोध, बौद्धिक कौशल संज्ञानात्मक पक्ष में आता है, भावात्मक पक्ष में आता है परिबोध, आदर्श और अभिव्यक्ति। तो ये जो इससे रिलेटेड हैं, और ये वाले जो है भावात्मक पक्ष से रिलेटेड, और क्रियात्मक पक्ष में मोटर कौशल, हारमोनियम बजाना, टोकरी गूंथना और तैरना, ये सभी आते हैं। अब 51 क्वेश्चन है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक के लेखक कौन है, तो इसके जो ए ऑप्शन है वो ब्लूम है, बी है कोहलबर्ग, सी है स्किनर, और डी है पियाजे। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है, ब्लूम। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव बुक के लेखक जो हैं ब्लूम है। अब 52 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो संज्ञानात्मक पक्ष को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन पढ़ देता हूं एक बार। ए है 4, बी है 5, सी है 6, और ऑप्शन डी है 7। तो इसमें आप यदि वीडियो सुन रहे होंगे तो आप अपना भी पक्ष रखिए कि क्या है, तो आपको और अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सी यानी 6, यानी संज्ञानात्मक पक्ष को 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने डाले हुए हैं कि संज्ञानात्मक पक्ष, इसको आप भली बात देख लीजिए कि संज्ञानात्मक पक्ष से रिलेटेड है। इसके वर्गीकरण में 2 सिद्धांतों के आधार माना गया है। 2 कौन से सिद्धांत हैं, पहला सिद्धांत है सामान्य से जटिल की ओर, और दूसरा है इसमें मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसमें 2 सिद्धांत रखे गए हैं। तो इसमें आप देखिए सामान्य से जटिल और मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट देखेंगे हम अपने क्वेश्चन को, तो उच्चतम स्तर की ओर यदि कोई ले जाता है, जैसे आप यदि कोई पिरामिड बनाइए इस तरीके का, तो उसमें जो तय होती है प्रायोरिटी, वो नीचे से ऊपर की ओर तय होती है, यानी नीचे 1 नंबर फिर 2 नंबर इस तरीके से होती है। तो उस पिरामिड के आधार पर निम्नतर स्तर जो होता है वो है ज्ञान,
और उच्चतम स्तर है मूल्यांकन, इवोल्यूशन, मतलब नॉलेज। फिर उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग, फिर होता है एप्लीकेशन, तीसरा है उसका एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और छठा है इवोल्यूशन। यानी पहला है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है बोध, अंडरस्टैंडिंग, तीसरा है प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा है विश्लेषण, एनालिसिस, पांचवा है संश्लेषण, सिंथेसिस, छठा है मूल्यांकन, इवोल्यूशन। तो इस तरीके से निम्न से उच्च की तरफ हम जाते हैं। तो ये उच्चतम स्तर है, ये निम्नतर स्तर है। फिर अब देखते हैं हमारा 53 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है कैसे। तो इसमें ए जो है वो प्रोफेसर ब्लूम है, बी है प्रोफेसर डी आर क्रेथवाल, सी है प्रोफेसर आर जे किबलर और डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हमारा है वो बी ऑप्शन सही है, प्रोफेसर डी आर क्रेथवाल। फिर इसमें आपका 54 नंबर का क्वेश्चन आता है भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रोफेसर डी आर क्रेथवाल एवं सहयोगियों में से किसने किस सन में किया था। तो ए ऑप्शन मैंने दिया 1956, बी दिया 1964, सी दिया 1970, डी दिया 1968। तो आप अपने मन में बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सही है बी 1964 सही है। तो ये आप वीडियो सुन के भी अपना रिवीजन जब एक बार आप कर लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इस तरीके से आंसर, फिर उसके बाद इसको कान में लगा के सुनिए और अपने मन में आंसर दीजिए, देखिए मिलान करिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं, कितने गलत होते हैं। यही मेरा उद्देश्य है ऑप्शन भी पढ़ने का, ताकि आप ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चलना चाहिए। न देखिए आप वीडियो और सुनिए केवल, तो उससे भी आपका लर्निंग हो जाएगी। एक बार आप देखिए पूरा वीडियो, फिर सुनिए, फिर देखिए, फिर सुनिए, इस तरीके से आपका पूरे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है ये, और इसमें आता है हमारा भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण में मुख्य श्रेणियां हैं। तो ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 6। तो आप इसका सही आंसर है सी, यानी 5 श्रेणियां हैं भावात्मक पक्ष के वर्गीकरण। अब हमारा नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट नोट्स आ गए। इसमें भावात्मक पक्ष से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है, तो ये आप देखिए। इसके वर्गीकरण की 5 मुख्य श्रेणियां कौन कौन सी होती हैं। पहला है रिसीविंग, आहरण, दूसरा है हमारा पहला आहरण, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग, अनुक्रिया, तीसरा है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग, चौथा है व्यवस्थापन, ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा है मूल्य द्वारा चारित्रीकरण, यानी कैरेक्टराइजेशन बाय ए वैल्यू। अब इसमें पहले आहरण के अंतर्गत 3 आते हैं। इसमें पहला है सजगता, दूसरा है ग्रहण की इच्छा, तीसरा है नियमित तथा चयनित ध्यान केंद्रित करना। ये 3 हैं, सजगता, ग्रहण की इच्छा, नियमित तथा चयनित ध्यान केंद्रित करना। आहरण यानी रिसीविंग के अंतर्गत आता है। रिस्पॉन्डिंग के अंतर्गत, अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। अनुक्रिया में नॉन मौन सम्मति अनुक्रिया की इच्छुक होना, यानी मौन सम्मति दी जाती है अनुक्रिया, रिस्पॉन्डिंग, हाँ ना। फिर उसके बाद अनुमूल्यन, तो इसमें है मूल्य स्वीकारना, मूल्य के लिए वरीयता देना और अनुमूल्यन में संतोष। ये 3 है। अब ऑर्गेनाइजेशन में हमारी आती है मूल्य का प्रत्ययीकरण और मूल्य प्रणाली का संगठन करना, ये 2 आती हैं। इसी तरीके से हमारा मूल्य द्वारा चारित्रीकरण में क्या क्या आता है। तो सामान्यीकृत अनिश्चितता आती है और चारित्रीकरण आता है। कैरेक्टराइजेशन में सामान्यीकृत अनिश्चितता और चारित्रीकरण 2 आते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चलते हैं, तो हमारा 57 नंबर का क्वेश्चन है कि क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया गया है। तो ए ऑप्शन है प्रोफेसर आर जे किबलर के द्वारा, बी है प्रोफेसर ब्लूम के द्वारा, सी है प्रोफेसर क्रेथवाल के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए सी, प्रोफेसर क्रेथवाल के द्वारा। अब हमारा जो चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 नंबर का क्वेश्चन है क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण प्रोफेसर आर जे किबलर के द्वारा किस सन में किया गया है।
आपस में रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन है 1970, बी है 1965, सी है 1980 और डी है 1964। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन 1970। किबलर ने 1970 में क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया था, प्रोफेसर आर.जे. किबलर ने। अब 59 नंबर का क्वेश्चन हमारा आता है, ब्लूम द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण का संशोधन किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है रॉबर्ट मेगर, बी है एंडरसन, सी है डिसिको क्रायोड और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ऑप्शन बी, एंडरसन ने किया। अब ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण एंडरसन द्वारा किस सन में संशोधन किया गया? तो इसका जो ए ऑप्शन है वो 2000 है, बी है 2002, सी है 2001 और डी है 2003। तो ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण एंडरसन द्वारा सन 2001 में किया गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स डाल रखे हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट नोट्स में है, एंडरसन के द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कौन कौन सा था? तो पहला था स्मरण करना, दूसरा है समझना, तीसरा है प्रयोग में लाना, चौथा है विश्लेषण करना, पांचवा है मूल्यांकन करना और छठा है सृजन करना। यानी 6 है वर्गीकरण। रिमेंबर, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालाइजिंग, उसको इवेल्युएट करना, इवेल्युएशन और छठा है क्रिएशन। तो टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सजीव के वर्गीकरण के लिए किया गया है। तो ये भी एक जो नोट है ये भी आप देख लीजिए कि सजीव के वर्गीकरण के लिए क्या किया गया है। तो टैक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग किया गया है। इस तरीके से हमारे 60 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप भी प्रयास करें। आपका दिन मंगलमय हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।